ये मामला कितना खतरनाक है इसका सिर्फ आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि रुको, सोचो, एक्शन। मनोज तिवारी बीजेपी के एमपी, उन्होंने ही लोकसभा में सवाल पूछा। मनमोहन सिंह जब बीमार पड़े थे तो वहीं पे उनका इलाज हुआ। जज का अपॉइंटमेंट 2012 से लेकर आज तक हुआ ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है आधार कार्ड देने के लिए। 24 घंटे में हैकर ने उनका हैक करके सारा डिटेल दे दिया। बाहर देशों में भी तो हो रहा होगा, इंटरनेट हर जगह चल रहा है, फेसबुक हर जगह चल रहा है, लेकिन आधार कार्ड हर जगह नहीं है। मैंने रैंकिंग आपके दिमाग चकरा देगा। सुशासन बाबू का प्रभाव घट रहा है। हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो रहा है ये कभी आपने सोचा? ये जो लोग चिल्लाते हैं ना कि कोलगेट, ये गेट, वो गेट, कॉमनवेल्थ, 4 करोड़ पेशेंट का पूरा डेटा किसी ने चपत कर दिया, उड़ा दिया, और सरकार कुछ नहीं करती। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए सरकार का ही वेबसाइट हैक कर लेंगे तब तो पूरा सिस्टम का हमारे पास डेटा मिल जाएगा। नीतीश बाबू क्यों एक्शन ले? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में एक सिंपल सा मेथड बताया है, तरीका बताया है, एक मूल मंत्र बताया है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। तरीका क्या है? रुको, सोचो, एक्शन लो। खुद से रुको, खुद से सोचो और खुद से एक्शन भी लो, क्योंकि सरकार तो कुछ एक्शन लेगी नहीं। क्यों नहीं लेगी? डाटा कहता है। जो डिजिटल क्राइम से रिलेटेड डेटा है इंडिया का, वो डेटा यही कहता है कि आप ही सोचिए, आप ही रुकिए और आप ही एक्शन लीजिए, क्योंकि सरकार को इसमें एक्शन नहीं लेगी। क्योंकि जो साइबर क्राइम का ट्राइब्यूनल है उसका जज का अपॉइंटमेंट 2012 से लेकर आज तक हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं और हम सब एक एक करके दिखाएंगे कि ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया का डिजिटल क्राइम में, साइबर क्राइम में क्या स्थिति है। बिहार खास करके, क्योंकि न्यूज़ सेंटर बिहार सेंट्रिक है, तो बिहार की अन्य राज्यों की तुलना में क्या स्थिति है ये भी हम आपको बताएंगे। कैसे सुरक्षा दस्ता जो डिजिटल क्राइम को लेकर के होता है वो दुनिया के कई देशों में है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है वो। तो ये सारे डेटा सब कुछ हम प्रूफ के साथ एक एक करके दिखाएंगे, और वो भी सरकारी डेटा, कोई अपना घर का डेटा नहीं देंगे आपको। तो वेबसाइट तक नहीं, जो डिजिटल क्राइम का जो बॉडी है इंडिया में उसका वेबसाइट तक बंद कर दिया गया है, उसका वेबसाइट तक काम नहीं करता है। ये सब कुछ आपको देंगे। शुरू हम करते हैं कुछ इंसिडेंट से। 2018 का साल था। 2018 में बताते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार कि सरकार के लगभग 200 वेबसाइट को हैक कर लिया गया था साइबर क्राइम के द्वारा, साइबर फ्रॉड के द्वारा। सरकारी, प्राइवेट, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से तो पता नहीं कितना क्या हुआ होगा, वो तो अलग डेटा है, वो भी हम आपको देंगे। और ये जो भी डेटा दे रहे हैं ना आपको, ये जो निशिकांत दुबे है वो एमपी है, मनोज तिवारी, एक्टर मनोज तिवारी बीजेपी के एमपी, उन्होंने ही लोकसभा में सवाल पूछा है और उन्हीं के जवाब में ये सवाल का जवाब आया है, ये सारा डेटा आया है। और ये 2 बार पूछा गया है, एक बार 2022 में, एक बार 2024 में। तो उसके आधार पे हम सबको आपको बताएंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पहले 2-3 इंसिडेंट आपको बताते हैं। एक 2018 में लगभग 200 गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक किया गया हैकर के द्वारा। प्राइवेट और इंडिविजुअल तो पता नहीं कितने इसमें नपे गए हैं, तोले गए हैं। 23 नवंबर 2022, याद कीजिएगा, एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस माना जाता है, नहीं है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक का वहाँ पे इलाज होता है। मनमोहन सिंह जब बीमार पड़े थे तो वहीं पे उनका इलाज हुआ था। इंदिरा गांधी जब डेथ हुआ था तब भी वहीं पे सफदरजंग में वहीं पे गए थे वो। उस ऑल इंडिया मेडिकल का साइंस का 23 नवंबर 2022 को सारा लगभग 4 करोड़ पेशेंट का पूरा डेटा किसी ने चपत कर दिया, उड़ा दिया, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये है हमारा डिजिटल सरकार का। इसीलिए कह रहे हैं मोदी जी, देखो हम 4 करोड़, वो जो भी है, खुद से रुको, खुद से सोचो और खुद से एक्शन लो, क्योंकि सरकार तो कोई एक्शन लेगी नहीं, चाहे 4 करोड़ हो चाहे 40 करोड़ हो। तो और ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये होता है, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, ये सब हो क्यों रहा है, आज बढ़ क्यों रहा है इतना, और कैसे बढ़ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। ये बढ़ इसलिए रहा है, जब आप देखिएगा कि 2015 में मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, मैंडेटरी किया कि आपको आधार कार्ड बनाना भी पड़ेगा और लिंक भी कराना पड़ेगा सारे चीज़ों से, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितना भी आधार, आपका बैंक अकाउंट है, फ़ोन नंबर है, सबसे लिंक करना पड़ेगा। जैसे ही ये लिंक हुआ है उसके बाद से
डिजिटल प्राइवेसी को लेकर के एक डिबेट चला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसका केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए, हालांकि आम आदमी को नहीं पता है। आम आदमी को ये नहीं पता है कि कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है आधार कार्ड देने के लिए। मैंने आज तक कहीं कोई आधार कार्ड नहीं दिया है, अभी तक कहीं पे भी नहीं दिया। बैंक अकाउंट में मेरा एक आधार कार्ड नहीं है, मेरे फ़ोन में मेरा आधार कार्ड नहीं है नंबर में, कहीं पे मैंने नहीं दिया है। तो आपका कुछ बंद नहीं कोई कर सकता है, सिर्फ एक्सेप्ट कि अगर आप कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट उठा रहे हैं तो बेनिफिट का लीकेज रोकने के लिए आधार कार्ड आपको देना होगा। लेकिन उस लीकेज के नाम पे 99% लोगों का आधार कार्ड बन गया है और गवर्नमेंट के पास डेटा जा चुका है। गवर्नमेंट के थ्रू, प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू डेटा बहुत सारा लीक हो चुका है। ये सब कुछ बताएंगे। और उसका क्लेम किया गया है। UIDAI के चेयरमैन RS शर्मा ने 2018 में दावा किया ऑन रिकॉर्ड आकर के, और उन्होंने अपना ट्विटर पे शेयर किया कि ये मेरा आधार नंबर है, कोई हैक करके बताओ। 24 घंटे में हैकर ने उनका हैक करके सारा डिटेल दे दिया। उसके बाद बजाबता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना आधार डिटेल सोशल मीडिया पे शेयर मत कीजिए। और हर होटल वाला, हर व्यक्ति, हर गली चौराहे में आपसे आधार कार्ड मांगते फिरता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है कि आप आधार कार्ड शेयर मत कीजिए। और ये साफ साफ कनेक्शन दिखेगा 2015 के बाद जिस तरह से तेजी से डिजिटल क्राइम बढ़ा है, डिजिटल अरेस्ट बढ़ा है, साइबर फ्रॉड बढ़ा है, उसका सबसे सीधा सीधा लिंक है आपके आधार कार्ड के कनेक्शन से। वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट हैं। ट्रिब्यून का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा उन्होंने ट्रैक किया था जहां पे 500 रुपये पेमेंट करने पे आपको लोगों का आधार डिटेल मिल जाता है। उसका सब कुछ एक आधार के थ्रू, उसका लाइसेंस से लेकर के, उसका बैंक डिटेल से लेकर के, कितना पैसा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सब कुछ उससे निकल जा रहा था। और बताते हैं कि ऐसे लगभग 10 लाख लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उस रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे ही और भी रिपोर्ट्स हैं। सेंटर फॉर इंटरनेट सोसाइटी, उनका एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में 2022 तक लगभग 13 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो चुका है। हिंदुस्तान की जनसंख्या का लगभग 20% लोगों का डेटा लीक हो चुका है 2022 तक ही। उसके बाद अभी और बढ़ गया होगा, 25% कितना हुआ होगा वो तो समय ही बताएगा, लेटेस्ट कोई रिपोर्ट है नहीं। दुनिया में रैंकिंग, अब सवाल उठता है क्या भारत में ही सिर्फ इतना हो रहा है? बाहर देशों में भी तो हो रहा होगा। इंटरनेट हर जगह चल रहा है, फेसबुक हर जगह चल रहा है, लेकिन आधार कार्ड हर जगह नहीं है मैंडेटरी। वो हिंदुस्तान में ही आधार कार्ड है। वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप देखिएगा तो वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन बहुत वर्स्ट है, और अलग अलग एजेंसियों ने ये रैंकिंग निकाला है अलग अलग समय पर। और उस रैंकिंग को अगर आप सही से रीड कीजिएगा तो रैंकिंग आपके दिमाग चकरा देगा। जैसे 5 रैंकिंग हमने अलग अलग निकाला है, क्योंकि एक कोई ऑथराइज रैंकिंग नहीं करता है। जैसे इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार हिंदुस्तान का जो पोजीशन है वो 3रा नंबर पे, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट साइबर फ्रॉड इंडिया में होता है। FBI 2021 की रिपोर्ट, जो एजेंसी है अमेरिका की, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 4थे नंबर पे 2021 में था। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म सेमेनेटिक, इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 3रे नंबर पे है। एक नेस्कॉम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंडिया की रिपोर्ट है 2019 की, और 2019 की उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान 2रे नंबर पे है। सेमेनेटिक का 2017 के रिपोर्ट में 2रे नंबर, यानी 2रे नंबर 3रे नंबर 2रे नंबर 3रे नंबर, इसी पे घूम रहा है बिहार। अभी तो और रिसेंट में ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब इसके बाद फिर अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में क्या कितना साइबर फ्रॉड होता है तो उसका भी डेटा हमने आपके लिए निकाला है। 2017 में से ये वही है जो लोकसभा में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जी ने सवाल पूछा है, वहीं से मैं बिल्कुल सीधा सीधा मैंने इस पर कोई जस्ट थोड़ा सा ये मेहनत किया है कि इसका परसेंटेज और टोटल ये सब निकाला है, इसका कैलकुलेट किया है। अगर उसको आप देखिएगा तो 2017 में पूरे हिंदुस्तान में 21,796 टोटल साइबर फ्रॉड के केसेस दर्ज किए गए थे। उसमें से बिहार में मात्र 433। बिहार की जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या का लगभग 9% है, लेकिन साइबर क्राइम बिहार के अंदर हुआ था 1.99%। पूरे हिंदुस्तान का जनसंख्या है 9% और साइबर क्राइम हुआ पूरे हिंदुस्तान का 1.99%। इसमें भी कैच है। देखिए उस सुशासन बाबू का और आज के सुशासन बाबू में कितना डिफरेंस हुआ, ये डेटा भी बताता है।
उस समय 2017 में 433 केसेस दर्ज हुए। बिहार ने 884 अरेस्टिंग किया है, लोगों को अरेस्ट किया है, यानी कि और पूरे देश में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं वो अगर आप देखिएगा तो वो है 11,601, यानी कि पूरे देश में जितने लोग साइबर फ्रॉड के नाम पे अरेस्ट किए गए हैं उसमें से बिहार के अंदर 7.62% लोग अरेस्ट हुए हैं। केसेस क्राइम के कितने हैं साइबर क्राइम के बिहार में? 1.99% है, लेकिन अरेस्टिंग कितना हुआ है? 7.62%, यानी कि बाकी राज्यों के या फिर नेशनल एवरेज से हम लगभग 4 गुना ज्यादा है। अच्छा परफॉर्मेंस हमारा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हमारा है अरेस्टिंग में या किसी और में। चार्जशीटेड में अगर आप देख लीजिएगा तो उन 884 में से 665 को हमने चार्जशीट कर दिया 2017 में। कन्विक्ट भी उसमें से 3 लोग हुए हैं, उसमें से एक्विटल भी हुआ है 20 लोगों का। अब आ जाइए लेटेस्ट रिपोर्ट जो 2021 का रिपोर्ट है। 2021 का जब रिपोर्ट आप देखिएगा तो आपका दिमाग चकराएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको एक कंप्लीटली अलग ही डेटा देता है। क्या डेटा देता है? 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अंदर टोटल साइबर फ्रॉड के मामले आए 1413 साइबर केसेस इतने दर्ज किए गए। 1413, 400 था ना आपका 2017 में, 1400 बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। हिंदुस्तान में 20,000 था तो 2021 में बढ़ के हो गया 52,974। अब देखिए कि बिहार के अंदर पूरे हिंदुस्तान का जो साइबर क्राइम टोटल परसेंटेज में अनुपात में देखिएगा तो 1.99% था 2017 में, और वो 2021 में बढ़ के हो गया 2.67%। बहुत ज़्यादा का इंक्रीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान का इंक्रीज देखेंगे तो हिंदुस्तान का तो बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन अरेस्टिंग पे अगर आप आइएगा कितने लोग बिहार में अरेस्ट हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2021 में, अभी बताया 2021 में पूरे हिंदुस्तान का 7.62% अरेस्टिंग साइबर क्राइम के केस में इसी बिहार में हुआ है। लेकिन 2021 में वो घट के हो गया मात्र 3.58%, यानी सुशासन बाबू का प्रभाव घट रहा है। जो बिहार पूरे हिंदुस्तान का 7.62% साइबर क्राइम के फ्रॉड को अरेस्ट करता था, वो बिहार अब 2021 के रिपोर्ट के अनुसार मात्र 3.58% लोगों को अरेस्ट कर रहा है, यानी कि आपका ग्राफ, बिहार का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप टोटल केसेस के हिसाब से देखिएगा तो आसाम में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड का केस होता है। आसाम में 2021 में जो हुआ है वो टोटल 4846 केसेस, 4846 लोगों की केसेस दर्ज हुए हैं वहां पे। बिहार में कितना? 1400 हुआ है। कर्नाटका में 8136 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में 10,303 केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी कि आप बाकी राज्यों से तुलना कीजिएगा, उड़ीसा में 2037 केसेस दर्ज किए गए हैं, तो गुजरात में 1536 केसेस दर्ज किए गए हैं, आंध्र प्रदेश में 1875 दर्ज किए। तो उस हिसाब से देखिएगा तो बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन बिहार ने 2017 की तुलना में 2021 में बिहार की स्थिति खराब हुई है, चाहे वो अरेस्टिंग करने में हो, चार्जशीट करने में हो, या लोगों को का केस दर्ज करने में हो। तो ये एक डेटा है जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप साइबर क्राइम का बात कर रहे हैं। अब मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि खुद रुको, खुद सोचो और खुद एक्शन लो। तो नीतीश बाबू क्यों एक्शन ले? उन्होंने भी शायद उन्हीं का पहले ही अनुसरण कर लिया कि खुद अपना एक्शन लो, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि 2012 से हिंदुस्तान के अंदर, हर देश के अंदर साइबर क्राइम को डील करने के लिए अलग अदालत होती है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी अदालत बनाया गया और उसका नाम दिया गया साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल, और उसका आज पिछले 12 सालों से कोई जज अपॉइंट ही नहीं हुआ है। 2008 में आखिरी बार जज अपॉइंट हुआ है। हिंदुस्तान का पहला साइबर कोर्ट दिल्ली में खोला गया 2018 में, आज तक वो नॉन फंक्शनल है, काम ही नहीं चल रहा है उसके ऊपर कुछ, उस कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहाँ से साइबर क्राइम का कंट्रोल होगा इंडिया के अंदर जब ये, और इससे हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो रहा है ये कभी आपने सोचा? सिर्फ साइबर क्राइम से, सिर्फ एक साल का 2019 का रिपोर्ट है कि साइबर क्राइम से 1.25 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। ये जो लोग चिल्लाते हैं ना
कि कोलगेट, ये गेट, वो गेट, कॉमनवेल्थ, इन सबसे ज़्यादा तो सिर्फ एक साइबर क्राइम से कंट्रोल करने के लिए, साइबर क्राइम के कारण हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, और उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि खुद से रुको, खुद से सोचो और खुद से एक्शन लो। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि हम कोई ईमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, अकाउंट है, हम खुद से देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे अपना, हम कहीं पे कोई डेटा नहीं देंगे, हम कहीं पे किसी को डेटा शेयर नहीं करेंगे, हम कोई फालतू का लिंक क्लिक नहीं करेंगे, किसी को OTP नहीं बताएंगे, ये सब कुछ कर लेंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन जो आधार कार्ड के नाम पे, पैन कार्ड के नाम पे सरकार हमसे ले रही है, व्यक्तिगत रूप से ले रही है और लेकर के अपने पास रखे हुए है, अपने वेबसाइट पे रखे हुए है, अपने स्टोरेज में रखे हुए हैं, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी सुरक्षा हम तो करने जाएंगे नहीं। एम्स में अगर 4 करोड़ लोगों का पूरा डिटेल लीक हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके लिए कौन रुकेगा, कौन सोचेगा और कौन एक्शन लेगा? इसके लिए तो रुकना भी पड़ेगा सरकार को ही, सोचना भी पड़ेगा सरकार को, और एक्शन भी उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र मोदी जी ने पूरी देश की जनता को दिया है, वही मंत्र अपने आप के ऊपर भी लागू करते हैं, अपनी सरकार के ऊपर लागू करते हैं। क्योंकि साइबर फ्रॉड में सबसे ज़्यादा केसेस तो सरकारी तंत्र पे हो रहा है, सरकारी वेबसाइट पे हो रहा है, सरकारी, क्योंकि सारे साइबर फ्रॉड को पता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का हैक करेंगे तो उसका सिर्फ निकलेगा, या उसके दोस्तों का निकलेगा, उसके परिवार का निकलेगा, उसके कंपनी में काम करने वाले लोगों का मिलेगा। लेकिन अगर सरकार का ही वेबसाइट हैक कर लेंगे तब तो पूरा सिस्टम का हमारे पास डेटा मिल जाएगा। हर मिनिस्ट्री के पास करोड़ों करोड़ लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, जो भी बेनिफिट उठा रहे हैं लोग, पेंशन से लेकर के हर तरह का, मरीज हॉस्पिटल का हैक कर लिए तो पूरा जितना भी लोगों ने हॉस्पिटल में उस इलाज किया सब कुछ मिल जाता है उन्हें। लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सवाल इसके ऊपर उठना चाहिए, न कि सवाल सिर्फ इसके ऊपर उठना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से आप अपने साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट जिसे कहते हैं उससे कैसे बचेंगे, जब सरकार को ही डिजिटल अरेस्ट कर ले रहे हैं साइबर फ्रॉड, और करेंगे भी क्यों नहीं? आपके पास एक जज तक नहीं हुआ है पिछले 12 सालों में इसके प्रति सुनवाई करने के लिए, इस तरह के केसेस को सुनवाई करने के लिए। और ये मामला कितना खतरनाक है इसका सिर्फ आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पिछले 2015 से जो मैं आपको बता रहा था किस तरह से ट्रेंड जो दिखा रहा है कि कैसे बढ़ रहा है हिंदुस्तान के अंदर साइबर क्राइम, उसका सिर्फ आप ये समझिए इस डेटा से कि 2015 में पूरे हिंदुस्तान में मात्र 49,455 केसेस आए थे साइबर फ्रॉड के, दर्ज नहीं हुए थे, सिर्फ केस आए थे। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो दर्ज नहीं करता है, कोई FIR नहीं करता है, चार्जशीट और वो सब नहीं करता है। मामले आए थे 49,000 2015 में, और ये मामले 2023 में बढ़कर के हो गया है 15,92,917। एक हर साल का इसमें दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए। जिस हिंदुस्तान के अंदर 2022 में 2015 में मात्र 50,000 भी साइबर फ्रॉड के केस नहीं आए थे, उसी हिंदुस्तान में जब आधार कार्ड लागू हुआ था, उसी हिंदुस्तान में आधार कार्ड के दौर में 8 सालों के भीतर वो संख्या 50,000 से बढ़ के 15 लाख 16 लाख पहुंच चुका है, 15,92,917। इसी से आप इसका अंदाजा लगाइए। और जब एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन, ऋषिकेश का एम्स भी, वहाँ पे भी साइबर फ्रॉड हुआ है। एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन अगर बच नहीं पा रहा है, वही एम्स जहाँ पे कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का इलाज होता है, देश की सुरक्षा से संबंधित वहाँ पे सारे आंकड़े पड़े हुए हैं, सेना अध्यक्ष से लेकर के सबका इलाज वहाँ पे, सारे डेटा, सेना से लेकर के हर किसी का डेटा वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सरकार लोगों के ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है मन की बात करके। आप बन रही है न्यूज हंटर के साथ, हम बिहार के साथ राष्ट्र से संबंधित कुछ ऐसे सवाल को भी उठाते रहेंगे। नमस्कार।